हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जहां पर हम आज किंगडम फंगी को पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हमने किंगडम प्रोटेस्टा को पढ़ लिया था। तो एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर पढ़ा क्या क्या था। तो हमने बोला था कि जो हमारा किंगडम प्रोटेस्टा है वो मोनेरा से पहले डिस्कवर हो गया था। उसमें यूनिसेलुलर इकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। इकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। और वहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते थे। बाउंड्रीज जो थी उस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं थी, ठीक है। बाउंड्री जो थी वो किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे थे, विद सेल वॉल वाले भी और विदाउट सेल वॉल वाले भी। सीलिया और फ्लैजिला हो भी सकता था, ठीक है। और वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे? पानी में रहते थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मोनेरा, अगर हम देखें अपने किंगडम प्रोटिस्टा को, तो मोनेरा में और उसमें क्या सिमिलर होता था कि दोनों के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा था। और अगर हम देखें अपने किंगडम प्रोटिस्टा को और फंगी प्लांटे एनिमेलिया को, तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है कि वो इकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उसमें थे, ठीक है। इकैरियोटिक सेल्स को हमने रखा था, इसलिए हमने कहा था कि ये जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द ऑल अदर किंगडम, ठीक है। ऑल अदर किंगडम के अंदर वो कनेक्टिंग लिंक के अंदर काम करता है। फिर हमने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें पढ़ना किस किस को था? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन। क्राइजोफाइट्स के अंदर हमने कहा था कि इसमें डाई एटम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के अंदर। इसके अंदर डेस्मिड्स भी पाए जाते हैं और डाई एटम एंड डेस्मिड्स को और क्या कहते थे? गोल्डन एल्गे भी कहते थे। डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर्स होते थे ओशन के अंदर। सेल वॉल होती थी और सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होती थी सिलिका की, जो कि उस सेल वॉल को टूटने नहीं देती थी। इसके वजह से जब डाई एटम मर जाते थे, तो जब बिलियंस ऑफ द ईयर बीत जाते थे, तो जो उनके सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाते थे ओशन के बॉटम पे, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ओशन, जिसको हम क्या कहते थे? डाई एटमस अर्थ, जो कि कहाँ यूज़ होता था? पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में। मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों के अंदर पाए जाते थे, ठीक है। और एकदम सोप बॉक्स की तरह दिखता था, जो कि क्या, इनके जो सेल वॉल थे वो ओवरलैपिंग शेल थे, ठीक है। और ये सेल वॉल जो था वो ग्रिटी होता था नेचर के अंदर। तो इतना हमने किसके अंदर देखा था? क्राइजोफाइट्स के अंदर। फिर हमने क्या बोला था? डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो हमने कहा था कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के कलर अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल, कि उसके सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसी हिसाब से हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स का क्या होता था? कलर होता था। डाइनो का मतलब होता था दो, और फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला, यानी कि अंदर उसके अंदर हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलते थे। और स्टिफ सेलुलोज की सेल वॉल देखने को मिलती थी। मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही होते थे। दो फ्लैजिला थे, एक लेटरल फ्लैजिला होता था और एक हमारा एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता था और एक हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ओके। फिर हमने देखा था कि एक हमारा रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसको हम कहते हैं गोनियोलैक्स, जो कि रेड टाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि एक टॉक्सिन निकालता है, जो कि क्या करता है? नियर बाय फिश और अदर ऑर्गेनिज्म को मार देता है, पूरे सी को रेड दिखाता है। फिर हमने कहा था यूक्लिनॉइड ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटेरोट्रॉपिक की तरह बिहेव करता है बाय प्रीडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो उससे छोटे हो। फिर यहाँ पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती थी जिसे हम क्या कहते थे? पेलिकल कहते थे, जो कि पेलिकल प्रोटीन की बनी हुई थी और फ्लेक्सिबिलिटी देती थी हमारे यूक्लिना को। और ये कहाँ पाए जाते थे? थमे हुए पानी पे, जहाँ पर पानी रुका हुआ होता था। यहाँ पर भी दो फ्लैजिला देखने को मिलते थे, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। फिर हमने देखा था स्लाइम मोल्ड को, तो ये कैसे होते थे? फंगी के जैसे होते थे, सैप्रोफिटिक होते थे, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते थे। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता था ये एग्रीगेट कर जाता था, ठीक है। और एग्रीगेट करने के बाद जो कि हमारे अच्छा खासा ग्रो करता था एग्रीगेट करने के बाद। फिर अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलते थे वो, तो क्या करता था? एग्रीगेट होने के बाद वो बनाता था प्लाज्मोडियम, ठीक है। पहले फेवरेबल कंडीशंस मिलती थी तो वो एग्रीगेट होके बनाता था प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलती थी तो वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाता था? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में बनते थे स्पोर्स, और जहाँ पर वो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते थे बाय द एयर, ठीक है, वहीं पे हमारा नया स्लाइम मोल्ड बन जाता था। फिर हमने उसके टाइप भी देखे थे। कौन कौन से टाइप देखे थे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स देखा था हमने, ठीक है। अमीबोइड प्रोटोजोन्स देखे थे हमने,
और हमने देखे थे सीलिएटेड प्रोटोजोन, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स देखे थे जिनमें क्या होता था, इन्फेक्शियस स्टेज दिखती थी, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज हमें देखने को मिलती थी। तो इतना हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, और आज हम किसको पढ़ेंगे, किंगडम फंगी को। ठीक है, तो अगर हम अपना ये किंगडम स्टार्ट करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा किंगडम फंगी है, ठीक है, हमारा ये जो किंगडम फंगी है उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि हमने बात की थी कि मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा था, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर इकैरियोट्स को रखा था। तो हमारा ये जो किंगडम फंगी है उसमें मोस्टली मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स को रखा है, वो भी इकैरियोट वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोस्टली मल्टी सेलुलर, पहले लिखते हैं कि हमारे जो किंगडम फंगी है उसके अंदर हमें कैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, मोस्टली मल्टी सेलुलर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलते थे, मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर हम मोस्टली क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, मोस्टली क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख दे रहे कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हमारे मल्टी सेलुलर थे, क्योंकि हमारे फंगी के अंदर एक एक्सेप्शन होता है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलता है, एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और इसका एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट, जिसको हम और क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, ठीक है। अब ये जो सैक्रोमाइसिस है ईस्ट, ये हमारा कैसा होता है, यूनिसेलुलर फंगी होता है। ठीक है, और इसको हम और क्या कहते हैं, देखो एक तो ईस्ट कहते ही हैं, एक तो ये यूनिसेलुलर होता है इसलिए ये एक्सेप्शन बन जाता है। ठीक है, और सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। और ये हमारा काम क्या क्या करता है, इसको हम दो नाम से और बुलाते हैं, एक हम इसको बुलाते हैं बेकर ईस्ट, और एक हम इसे कहते हैं ब्यूअर ईस्ट। ठीक है, बेकर ईस्ट यानी कि जो बेकरी में काम करता है, ब्रेड बनाने के काम में आता है। ठीक है, ब्रेड बनाने के काम में आता है। और एक होता है हमारा ब्रूअर ईस्ट, ये जो है ये किस काम में आता है, अल्कोहल बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारा जो किंगडम फंगी है उसमें हमें कैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर। उसका एक एक्सेप्शन है क्या, ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। ईस्ट जो होता है वो हमारा एक यूनिसेलुलर फंगी होता है, उसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि वो ब्रेड बनाने के काम आता है, उसको ब्यूअर ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि वो अल्कोहल बनाने के भी काम आता है। और यहाँ पे हमें कैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, किंगडम फंगी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे मोस्टली जो होते हैं, ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट अगेन अपना कौन, ईस्ट, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर है तो वो फिलामेंट तो नहीं बना पाएगा। ठीक है, फिलामेंट नहीं बनाएगा। ओके, फिर अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो जो फंगी की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है काइटिन की एंड काइटिन की प्लस किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है फंगी के अंदर, काइटिन की, और किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। और यहाँ पर हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि जैसे हमारा फंगी जो है, जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट खाना कैसे बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि वो सनलाइट से अपना खाना बना लेता है। ह्यूमन कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करें अपनी फंगी की, ठीक है, फंगी की, तो फंगी हमारे कैसे होते हैं, अगर अपन इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखो सबसे पहली बात तो है ये कि ये अपना खुद का खाना खुद तो बनाते नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक फंगी है। तो ये हमारा कौन सा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो कि डिपेंड करता है किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो हमारे फंगी भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक में भी ना ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सैप्रोफिटिक। क्या होता है, सैप्रोफिटिक।
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, यानी कि जो चीज़ सड़ जाती है या फिर जो चीज़ मर जाती है तो उस पर ये ग्रो करते हैं। तो देखा होगा ना कि कभी कभी सड़ी हुई चीज़ों पे कैसे फंगी लग जाती है, ठीक है, या फिर मरी हुई चीज़ों पे लग जाती है, जो भी पेड़ के पत्ते वत्ते पड़े हुए होते हैं उस पे लग जाती है, ठीक है। तो वो सब में हमारी क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है, यानी कि वो क्या है, सैप्रोफिटिक है, यानी कि वो क्या कर रही है, डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रही है। तो वो हमारी क्या होती है, सैप्रोफिटिक होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या करती है, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहाँ ग्रो करती है, डेड और डिकेइंग मैटर के अंदर। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है वो होती है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है कि ये क्या करती है, होस्ट की बॉडी पे रहती है और होस्ट के बॉडी से ही न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी, ठीक है, होस्ट की बॉडी से ही क्या करती है, होस्ट की बॉडी से ही क्या करती है, न्यूट्रिशन को लेती है और उस होस्ट को क्या कर देती है, कोई भी डिजीज कर देती है। तो वही हमारा क्या हो जाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और तीसरा जो ये तीसरे तरीके से जो फंगी न्यूट्रिशन लेती है वो क्या है, हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर कह लो सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन। ये भी हमारा क्या होता है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंगी का, कि वो इस तरीके से अपना क्या कर सकती है, न्यूट्रिशन ले सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है, जैसे कि अब देखा होगा ना म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशंस भी होते हैं। तो म्यूचुअल का मतलब होता है कि काम काम के, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें सिम्बायोटिक रिलेशन की, इसका मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, इसका मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन की। तो इसमें क्या होता है कि हमारे दो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे मान लो तुम कोई दो फ्रेंड हो, ठीक है, और तुम दोनों फ्रेंड ही क्यों हो, क्योंकि तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम है, इस वजह से तुम दोनों दोस्त हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो जाएगी, ठीक है। क्यों म्यूचुअल फ्रेंडशिप बनाई हुई है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम है। वैसे ही हमारा फंगी भी म्यूचुअल फ्रेंडशिप में रहता है, किसके साथ, एल्गे के साथ। एल्गे क्या करता है, एल्गे उसको खाना बना के देता है और बदले में जो फंगी है वो उसको रहने की जगह दे देता है, ठीक है। तो उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है। और ऐसे ये जो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के बीच में, इसको कहते हैं लाइकेन, जो कि हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे जब हम फंगी के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि वो दिखता कैसे है, कैसे उसका एरिया बड़ा हुआ होता है, वो सब समझेंगे, तब हमें ये समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सेम माइकोरहाइजा भी जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएशन होता है बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, की जो हमारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती है उसमें भी फंगी लग जाती है। फंगी क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है तो वाटर सेल मिनरल को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी में से, और प्लांट क्या करता है, अपने पत्तों से फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है तो खाना अपनी रूट्स में भी भेजता है, और वही खाना कौन ले लेती है, फंगी। तो दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम हो जा रहा है, दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब रह रहा है, तो वो एक साथ में रह रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सिम्बायोटिक। तो इसमें हमारे दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा लाइकेन और एक होता है हमारा माइकोरहाइजा, ठीक है, जो कि हम आगे जो है एकदम अच्छे से समझेंगे कि कैसे होता है। तो अगर अब यहाँ पर अब हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना कुछ फंगी के नाम दे रखे हुए हैं कॉमन, और कहा है कि ये सब हमें कॉमनली दिख जाती है, तो वो हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर सुना होगा मशरूम के बारे में, जो कि एक एडिबल फंगी होती है, यानी कि हम उसको खा सकते हैं, ठीक है, तो वो मशरूम होता है। ऐसे ही टूटस्टूल एक फंगी होती है जो कि पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, ठीक है, उसे खाया नहीं जाता, ठीक है। ऐसे हमारी एक फंगी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पफ बॉल, ब्रैकेट फंगी हो गई, ईस्ट हो गई, ऑरेंज रॉट हो गई, ब्रेड मोल्ड हो गई, जो कि ब्रेड के ऊपर उग जाती है, उसको क्या कह देते हैं, ब्रेड मोल्ड कह देते हैं, अपनी ईस्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी फंगी जो है वो कॉमनली हमें अपने आसपास जो है वो देखने को मिल जाती है,
तो सम कॉमन फंगी, ठीक है, कुछ कॉमन फंगी जो है वो हमें अपने आसपास इजीली देखने को मिल जाती है। वो कौन सी हमारी मशरूम हो गई, फिर हमारी कौन सी हो जाती है टूथस्टूल, और कौन सी हो जाती है हमारी ऑरेंज रॉट, जो ऑरेंज के ऊपर लग जाती है वो फंगी को हम क्या कहते हैं, ऑरेंज रॉट कहते हैं। ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, ब्रेड मोल्ड कह देते हैं, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड हमें देखने को मिल जाती है। और हमें ब्रैकेट फंगी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और हमें कौन सी देखने को मिल जाती है, पफ बॉल। ये सारे क्या है, फंगी के नाम हैं, ठीक है। और हमें कौन सी देखने को मिल जाती है, ईस्ट देखने को मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये सारी फंगी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो फंगी है, जैसे कि हमने कहा मशरूम को हम खा सकते हैं, टूथस्टूल को हम नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी फंगी होती है जो कि पॉइजनस होती है। तो ऐसी ही जो हमारी फंगी है वो हमें एंटीबॉडी बनाने के भी काम आती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाने के भी काम आती है। एंटीबायोटिक हो, यानी कि वो एंटीबायोटिक होती है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी कि अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, लाइफ के अगेंस्ट होती है, यानी कि वो हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं होती, वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट होती है। तो ये हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करती है। और इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, पेनिसिलिन नोटाटम से एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अल्सो मेक एंटी बायोटिक्स, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो ये जो हमारी फंगी होती है वो क्या होती है, वो पैरासाइट की तरह भी काम करती है। पैरासाइट की तरह भी काम करती है, किसमें, प्लांट में और एनिमल में, यानी कि वो प्लांट और एनिमल को डिजीज भी कॉज कर सकती है। तो अपन लिखते हैं एक्ट लाइक पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल के अंदर कैसे काम कर सकती है, पैरासाइट की तरह भी काम कर सकती है। और हमारी फंगी जो होती है वो कैसी होती है, कॉस्मोपॉलिटियन होती है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है वो हर जगह देखने को मिल जाती है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, ठीक है, हर जगह हमें देखने को मिल जाएगी, हवा में, पानी में, मिट्टी पे, बॉडी पे, प्लांट की बॉडी पे, ह्यूमन की बॉडी पे। क्योंकि कभी कभी देखा है ना, कोई फंगल डिजीज हो जाती है, ठीक है, फंगल प्रॉब्लम हो जाती है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिल जाती है, यानी कि वो क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, दे आर cosmopolitan, that is they are found in water, soil, air, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर जगह हमें ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो फंगी होती है वो ग्रो कहाँ पे करती है, वो वहाँ पर ग्रो करती है जहाँ पर ज़्यादा ऐसे थोड़ी नमी होनी चाहिए उस जगह पर, और वो जगह थोड़ी गर्म होनी चाहिए, तो वो वहाँ पर ग्रो कर जाती है, जहाँ पर वाटर भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए देखा होगा कि कभी भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो उस जगह पर होता है जहाँ पर दो स्किन टकरा रही हो, क्योंकि जहाँ पर दो स्किन जो है वो टकराती है तो वहाँ पर गर्मी भी आती है, वहाँ पर पसीना भी आता है, और वहीं पर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे कि उंगलियों के बीच में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह में ही हमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। और फिर ये भी तो है कि हम अपने खाने को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं फ्रिज में, ताकि हमारे खाने पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमने बाहर रख दिया मान लो उसको, ठीक है, और बहुत गर्मी पड़ी हुई है, तो वो खाना क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर फंगी ग्रो कर जाएगी। इस वजह से हम अपने खाने को भी कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर होता है कम, और वहाँ पर हमारी फंगी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, इस वजह से खाना भी हमारा नहीं सड़ता, ठीक है। तो ये भी हम लिखते हैं कि फंगी कहाँ ग्रो करती है, फंगी ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, या फिर ऐसा कह लो मॉइस्ट प्लेसेस
दैट्स वाई वी कीप our food in रेफ्रिजीरेटर। ठीक है, कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजीरेटर में रखते हैं फंगी, क्योंकि ग्रो नहीं कर सकती कोल्ड में। अब फंगी जो है ना वो अपनी अच्छी खासी डाइवर्सिटी दिखाती है, यानी कि वो अलग अलग टाइप की होती है, हमें अलग अलग टाइप की फंगी देखने को मिलती है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि वो रहती कहाँ पर है, एयर पे रहती है या फिर वाटर पे रहती है या फिर सॉइल पे रहती है, प्लांट पे रहती है, एनिमल में रहती है, और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो सिनोसिटिक है या फिर एसिनोसिटिक है। तो इस मॉर्फोलॉजी को देखते हुए भी हमारी फंगी जो है वो अच्छी खासी डाइवर्सिटी दिखाती है। ठीक है, तो जो कि हम आगे समझेंगे कि सिनोसिटिक और एसिनोसिटिक क्या होता है। ओके, ये हम आगे अभी समझेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंगी की बॉडी की, कि फंगी की बॉडी कैसे होता है, और यहीं पर हम सिनोसिटिक एसिनोसिटिक को भी समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करें अपनी फंगी की बॉडी की, तो हमारी जो ज़्यादातर फंगी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, और उनकी बॉडी जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं हाइफे। क्या कहते हैं? हाइफे। हमने क्या बोला कि हमारी ज़्यादातर फंगी जो होती है, मोस्ट ऑफ फंगी। अब हर बार क्यों ज़्यादातर कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, तो वो हमारी यूनिसेलुलर है, इस वजह से हम मोस्ट कह रहे हैं, ज़्यादातर कह रहे हैं। तो हमारी जो ज़्यादातर फंगी होती है वो कैसी होती है, लंबी लंबी होती है। ठीक है, थ्रेड जैसी होती है, धागे जैसी होती है, बाल जैसी होती है। और एक जो वो सिंगल होती है, ठीक है, एक अकेली, उसको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले कि मोस्ट ऑफ फंगी आर फिलामेंटस। कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, एंड देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ज़्यादातर जो फंगी की बॉडी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। ठीक है, फिलामेंट जैसी होती है, फिलामेंटस होती है, और लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे। तो जैसे कि मान लो अगर हमारी ये एक ऐसी कोई हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, ये हमारा कोई हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा क्या है, एक अकेला हाइफे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अकेला हाइफे है, इसे हम क्या कह देंगे, हाइफे कह देंगे। अब जब हाइफे 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 जुड़ कर पूरा एक नेटवर्क बना लेंगे, तो हम उसको क्या कह देंगे, माइसीलियम कह देंगे। क्या कह देंगे? माइसीलियम कह देंगे। तो आओ देखते हैं माइसीलियम कैसा बनता है। यहाँ हम लिखेंगे नेटवर्क with other hyphae network with other hyphae make network with other hyphae to form mycelium। ठीक है, माइसीलियम बनाने के लिए ये क्या करता है, बहुत सारे हाइफे का नेटवर्क बना लेता है। क्या बनाने के लिए? माइसीलियम बनाने के लिए। तो अब देखते हैं हम माइसीलियम जो है वो हमारा कैसे, ये एक सिंगल हेयर जैसा स्ट्रक्चर था, ये क्या था, हमारा हाइफे, जो कि क्या था, एक सिंगल हेयर जैसा स्ट्रक्चर था। अब ऐसे ही हेयर जैसे स्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्क बना लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे। देखो कैसे, तो ये क्या हो गई, पूरा नेटवर्क बन गया किसका, हाइफे का, जिसको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? माइसीलियम कहेंगे। तो अब क्या देखो, क्या इस माइसीलियम के अंदर हमारा सरफेस एरिया बढ़ चुका है? बिल्कुल बढ़ चुका है। सरफेस एरिया
बढ़ चुका है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो चुका है, बिल्कुल इंक्रीज़ हो चुका है। अब क्या है, इसका सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ हो चुका है तो क्या ये एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करेगी, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया है, इंक्रीज़ का हो गया है, यानी कि अब ये एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा कर पाएगी। तो हमने क्या बोला कि जो फंगी की बॉडी है वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं हाइफे, उससे मिलकर बनी हुई होती है। नेटवर्क ऑफ दी हाइफे को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम के अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। तो अब ये जो हमारा हाइफे है ना, ये दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है सिनोसिटिक और एक हो सकता है हमारा एसिनोसिटिक। तो हम लिखेंगे कि हाइफे जो है वो कितने टाइप के हमें देखने को मिल जाएंगे, वो हमें देखने को मिल जाएंगे दो टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के देखने को मिल जाएंगे, दो टाइप के। एक हमें देखने को मिलेगा सीनोसिटिक और हमें एक क्या देखने को मिलेगा, एसिनोसिटिक। क्या देखने को मिलेगा, एसिनोसिटिक। ठीक है, कैसे देखने को मिलेंगे, सीनोसिटिक और एसिनोसिटिक। तो जो हमारा सीनोसिटिक होगा तो इसके नाम में ही आ रहा है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एब्सेंट होती है, इसका मतलब यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। इधर जगह नहीं है, हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अपनी सीनोसिटिक हाइफे को समझते हैं कि हमारी सीनोसिटिक हाइफे होती कैसे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये कैसी होती है हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। तो अब होता कैसे है कि हमारा जो हाइफे था, अब मान लो हम उसको कैसे बना रहे हैं, जूम करके बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब अपने हाइफे को कैसे बना दिया, ऐसे हमने क्या किया, अपने हाइफे को थोड़ा सा जूम करके बना दिया। हमने उसके अंदर के स्ट्रक्चर को भी देखा, थोड़ा उसको जूम करके बना दिया। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर हमें ना ऐसे लाइन से न्यूक्लियस पड़े हुए दिखते हैं। इसको हम कहते हैं सीनोसिटिक, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के हाइफे को हम क्या कहते हैं, सीनोसिटिक, यानी कि हम क्या कहते हैं कि हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, सीनोसिटिक हाइफे देखने को मिल रहा है। अगर मान लो कि इसी के अंदर हम यहाँ से दीवार लगा देते, ठीक है, इसी के अंदर हम क्या करते, यहाँ से क्या करते थे, दीवार लगा देते, तो क्या ये यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती, बिल्कुल हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमने दीवार नहीं लगाए हैं, और दीवार का मतलब ही क्या होता है, सेप्टा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो सेप्टा हैं वो एब्सेंट है, सेप्टा कह लो या फिर ऐसा कह दो क्रॉस वॉल। ठीक है, क्रॉस वॉल, तो क्रॉस वॉल और सेप्टा यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, देखने को नहीं मिल रहा। या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है, एसेप्टेट कंडीशन। ठीक है, सेप्टा का मतलब अगेन हमारा क्या होता है, वॉल होता है, और ए का मतलब एब्सेंट। तो हमें कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, एसेप्टेट कंडीशन, जो कि अगर हम अब आगे देखेंगे तो हमें ग्रुप जो है हमारी फंगी को क्लासीफाई भी किया है, किसके किसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर, अस्कोमाइसिटीज़, ठीक है, बसीडोमाइसिटीज़ एंड यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर। तो हम अगर ले तो हमारी चारों की चारों फंगी के अंदर एक अकेली ऐसी हमारी फंगी का क्लास है, दैट इज़ द फाइकोमाइसिटीज़, जहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, सेप्टा एब्सेंट होता है, यानी कि एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिर्फ इसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसी वाले ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है, एसेप्टेड और सीनोसिटिक कंडीशन। एसेप्टेड और सीनोसिटिक कंडीशन हमें सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलती है, फाइकोमाइसिटीज़ के हाइफे के अंदर। दूसरा हमारा आता है एसिनोसिटिक। एसिनोसिटिक, तो ए का मतलब होता है एब्सेंट और सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यानी कि यहाँ पर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ना देखकर यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। ये मान लो हमारा हाइफे, ये प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर इस बार क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट है और क्रॉस वॉल भी क्या है, प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हमारा जो सेप्टा है प्रेजेंट है और क्रॉस वॉल भी क्या है, हमारी प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या कह देते हैं, सेप्टेट कंडीशन भी कह देते, क्या कह देते हैं, सेप्टेट कंडीशन भी इसको हम क्या कह देते हैं, कह देते हैं।
जो कि हमें कौन से फंगी के अंदर देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगी अस्कोमाइसिटीज़ पर, ये हमें देखने को मिलेगी बसीडोमाइसिटीज़ पर, ये हमें और किसके अंदर देखने को मिलेगी, ड्यूटोरोमाइसिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमें इन फंगीज के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि हमारे जो मोस्ट ऑफ दी फंगी का जो न्यूट्रिशन था, यानी कि जो हमारी मोस्ट ऑफ फंगी थी वो कैसी थी, हेट्रोट्रॉफिक थी नेचर के अंदर। हेट्रोट्रॉफिक थी यानी कि वो किसी और पे डिपेंडेंट थी अपने खाने के लिए, जिसमें वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखा रही थी, यानी कि वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रही थी। पैरासिटिक भी दिखा रही थी, जिसमें वो डिजीज कॉज कर रही थी प्लांट और एनिमल के अंदर। फिर हमने बात की थी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना था, लाइकेन एंड माइकोरहाइजा। तो यहाँ पर अब हम लाइकेन एंड माइकोरहाइजा को जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको समझेंगे, लाइकेन को समझेंगे। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारी ये क्या है, हमारी ये है माइसीलियम। किसकी माइसीलियम है, फंगी की माइसीलियम है। ठीक है, फंगी की क्या है, माइसीलियम। और इसी में क्या रह रहा है, हमारा एल्गे रह रहा है। कैसे, हमारी फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के कौन रह रहा है, एल्गे रह रहा है। अब क्या होगा कि हमारे इस फंगी ने, ठीक है, इस फंगी ने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। बिल्कुल सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया बढ़ गया है तो क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, और तो और इसने क्या किया है, शेल्टर दिया है किसको, एल्गे को। ठीक है, ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर है तो उसमें हमारा एल्गे रह भी सकता है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, शेल्टर टू एल्गे। ठीक है, एल्गे को क्या दिया है, शेल्टर दिया है, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब, ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड मिनरल, मिनरल किसके लिए, फॉर एल्गे। एल्गे के लिए इतने काम हमारे कौन करके देता है, ये काम हमें करके देता है फंगी। अब एल्गे इसके बदले में क्या काम करता है, हमने कहा था ना कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसमें दोनों कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं और साथ मिलके रह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो एल्गे है ये क्या करता है, ये जो है खाना बनाता है किसके लिए, फंगी के लिए। मेक फूड फॉर फंगी, फंगी के लिए ये क्या बनाता है, फूड बनाता है। जैसे कि मान लो इन दोनों का क्या है, एसोसिएशन है। तो फंगी क्या बोलता है, फंगी बोलता है कि मैं तुमको सरफेस एरिया बढ़ा के दूंगा, रहने की जगह दूंगा, वाटर एंड मिनरल भी एब्जॉर्ब करके दूंगा, और उसके बदले में एल्गे क्या करती है, उसके बदले में एल्गे जो है वो उसको खाना बना के देते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा ये जो लाइकेन है वो क्या है, ये एसोसिएशन है किसके किसके बीच में, एल्गे प्लस फंगी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्गे का कंपोनेंट होता है हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइकोबॉन्ड। क्या कहते हैं, फाइकोबायंट। क्या कहते हैं, फाइकोबायंट कहते हैं। और जो हमारा फंगी का कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोबॉन्ड, माइकोबायंट, माइकोबायंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है फंगी एंड एल्गे का रिलेशनशिप। और लाइकेन जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कैसे सेंसिटिव होता है, पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि जहाँ पर भी ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं वहाँ पर हमें फंगीज देखने को नहीं मिल जाते, नहीं देखने को मिलते। क्यों, क्योंकि ये ना उसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन आर सेंसिटिव टू SO2। ठीक है, किसको सेंसिटिव होते हैं, SO2 पे। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, कैन नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर।
इसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन वाली जगह पर नहीं उगेगा, और जिस जगह पर ये हमें दिखेगा तो उस जगह को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि ये जगह जो है वो कैसी है, पॉल्यूशन फ्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइकेन ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमने लाइकेन के बारे में क्या पढ़ा? लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के बीच में। एल्गी जो है वो फंगी जो है वो क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी उसके बदले में खाना बनाकर देता है। सेंसिटिव होता है SO2 पे, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता, इसलिए पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। फिर हमने देखा था एक माइकोरहाइजा का, तो वो भी हम एक बार समझ लेते कि माइकोरहाइजा कैसे करता है। तो अब हम किसको देखते हैं, माइकोरहाइजा को देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि माइकोरहाइजा जो है ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस किसके बीच में, फंगी के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये हमारी जो है वो क्या है, रूट है किसी भी प्लांट की। ठीक है, ये हमारी क्या है, रूट है किसी भी प्लांट की, और यहाँ पर क्या करेगा, फंगी के जो हाइफे हैं वो ऐसे ऐसे आकर लग जाएंगे। तो इससे क्या, रूट का सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, मिट्टी में से बिल्कुल एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि ये जो हाइफेज है ये क्या करते हैं, ये एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने के वजह से ये क्या करते हैं, ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और ये क्या करते हैं, और मान लो जैसे कि अगर कोई भी पैथोजन आ रहा है जो कि क्या करने वाला है, रूट को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो रूट तक पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आगे तो फंगी लगी हुई है, आगे तो फंगी है, तो वो रूट तक पहुंच नहीं पाता। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि ये जो फंगी है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी, ठीक है, रूट को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, पैथोजन से। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे अल्सो प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन। ठीक है, पैथोजन से रूट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कोई ना कोई बीमारी कर दे, और इसके बदले में ये रूट क्या करता है, ये रूट प्रोवाइड करता है फूड, प्रोवाइड फूड टू फंगी। कैसे प्रोवाइड करता है फूड टू फंगी, तो ये समझो, सबसे पहले क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। कहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस चलती है इन लीव्स, जहाँ से खाना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है रूट्स के पास, जो कि कहाँ भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू रूट, और वहीं से हमारा ये जो है खाना किसे प्रोवाइड कर दिया जाता है, फंगी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, हमारे फंगी और रूट्स ऑफ दी हायर प्लांट के बीच में। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए, लाइकेन एंड माइकोरहाइजा हो गया। अब हमारा आता है रिप्रोडक्शन इन फंगी की। फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, तो 3 तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप्स भी हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड हमारा क्या होता है, मियोसिस लास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली होती है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, बडिंग से होती है, बाइनरी फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये 3 तरीके से क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। किसके अंदर, हमारे फंगी के अंदर। बडिंग का मतलब तो पता है ना, जैसे मान लो अगर ये हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट के ऊपर एक छोटा सा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो उग जाता है, और जब ये मैच्योर होता है तो डीअटैच हो जाता है पैरेंट बॉडी से, और हमारा एक नया ईस्ट बन जाएगा। बाइनरी फिजन, मान लो जैसे कोई एक सेल है, ये क्या करता है, फुच्चुक से 2 सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है, यानी कि इसने क्या कर दी, बाइनरी फिजन कर दी। और फ्रैगमेंटेशन, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा हमारा
फंगी है तो इसके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये सारे टुकड़े ही क्या करेंगे, एक नया हमारा फंगी बना देंगे, यानी कि क्या हो गई इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन हो गई। तो ये 3 टाइप की क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी टाइप की जो आती है वो हमारी आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज स्पोर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन होती है, स्पेशलाइज्ड स्पोर आर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पेशलाइज स्पोर्स बनते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या क्या हो जाएंगे, जू स्पोर, ये हमारा एक एसेक्सुअल स्पोर हो जाता है। कोनिडियोस्पोर, ठीक है, फिर हमारा हो जाता है स्पोरैंगियोस्पोर, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर। और तीसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कैसे होती है, यहाँ पर भी हमारे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, अस्कोस्पोर हो गया, बसीडोस्पोर हो गया, ऊस्पोर हो गया, तो ऐसे टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं थ्रू सेक्सुअल स्पोर, जैसे कि हमारा अस्कोस्पोर, जैसे कि बसीडियोस्पोर, और जैसे कि हमारा ऊस्पोर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी, और तीसरा स्टेप होता है मियोसिस। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब होता क्या है कि जो हमारा प्लाज्मोगैमी है, तो यहाँ पर होता क्या है कि 2 हमारे हाइफे, ठीक है, ऑफ द कंपैटिबल मीटिंग टाइप, अलग अलग टाइप के 2 हाइफे जो है, जो उनका जो है जेनेटिक डिफरेंट होता है, यानी कि थोड़ा जेनेटिकली चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, और ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो 2 अलग अलग हाइफे जो है वो पास में आते हैं, और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, वो फ्यूज़ कर जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। अब कुछ कुछ के अंदर, यानी कि कुछ कुछ टाइप की फंगी के अंदर क्या होता है कि एक ही हमारे हाइफे के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हुए रहते हैं, डायरेक्टली कंबाइन नहीं करते। तो जो 2 न्यूक्लियस पड़े हुए रहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। N+N कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो हम उसको कह देते हैं डाइकैरियन स्टेज। ठीक है, जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, अस्कोस्पोर और बसीडोस्पोर के अंदर। ठीक है, एस्कोस्पोर एंड बसीडोस्पोर, सॉरी, अस्कोमाइसिटीज़ एंड बसीडोमाइसिटीज़ के अंदर हमें डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलेगी, और बाकी के अंदर डायरेक्टली हमारे न्यूक्लियस भी जो है वो फ्यूज़ कर जाएंगे। फिर होता क्या है कि हमारा जाइकोट बन जाता है, जिसको न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गए तो हम उसको क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहेंगे। फिर हमारा जाइकोट बनता है, और वो जाइकोट जो है फिर क्या बना देता है, हमारी फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हमारी मियोसिस चलती है, जहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। तो जो स्पोर बनेंगे वो हमारे कौन से बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। ठीक है, जिसका हम डायग्राम बनाकर समझते हैं अभी। ठीक है, तो पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। जैसे मान लो हमारी ये एक हाइफे है, और हमारी ये दूसरी हाइफे है, दोनों ही कैसी है, हैप्लॉइड है। ठीक है, दोनों ही कैसी है, हैप्लॉइड है। दे कैन बी मोटाइल, मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि चल भी सकती है, एंड नॉन मोटाइल अल्सो। ठीक है, ये चल नहीं भी सकती है और ये चल भी सकती है, तो ये मोटाइल भी हो सकती है और ये नॉन मोटाइल भी हो सकती है। और ये डिफरेंट है, कैसे, जेनेटिक्स, यानी इनका जो जेनेटिक्स है वो जेनेटिक है, जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, अलग अलग है। अब क्या होगा कि ये जो 2 हाइफे हैं, इनके बीच में पहली स्टेप होगी, दैट इज़ द प्लाज्मोगैमी। क्या चलेगी, प्लाज्मोगैमी चलेगी। तो अब मान लो ये हमारा एक हाइफे है, ठीक है, प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होता है कि इनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं।
तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर इनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ कर चुके हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे, प्लाज्मोगैमी कह देंगे। क्या कह देंगे, प्लाज्मोगैमी। क्यों, क्योंकि इनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ कर चुके हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। ठीक है, ये इसके क्या पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस, जो कि कैसे है, हैप्लॉइड है। इसका भी न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, इसका भी न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है, और इसका न्यूक्लियस भी कैसा है, हैप्लॉइड है। और ये हमारे क्या है, ये है हमारे हाइफे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो चुकी है, प्लाज्मोगैमी हो चुकी है। और यहाँ पर क्या हमें n+n कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि हमें यहाँ पर अभी न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए हैं इसके, यानी कि बस यहाँ पर क्या हुई है, प्लाज्मोगैमी हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज़ है। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़ होना को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोगैमी कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमें कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, n+n, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई कैरियन। ठीक है, क्या कहते हैं, डाई कैरियन कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई कैरियन कंडीशन कहते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, इन अस्कोमाइसिटीज एंड बसीडियोमाइसिटीज देखने को मिलती है। द टू न्यूक्लियाई do not fuse इमीडिएटली ये फ्यूज़ नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ और न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाए, तो ये इमीडिएटली फ्यूज़ नहीं करते, लेकिन ये फ्यूज़ कर ज़रूर जाते हैं थोड़े देर बाद। ठीक है, तो इमीडिएटली नहीं फ्यूज़ करते, यानी कि ये हमें क्या दिखाते हैं, डाई कैरियन स्टेज दिखाते हैं। डाई कैरियन स्टेज देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, डाई कैरियन स्टेज प्रेजेंट होती है इन दो फंगीज के अंदर। कौन सी, अस्कोमाइसिटीज और बसीडोमाइसिटीज के अंदर। अब क्या होता है कि जब हमारी प्लाज्मोगैमी हो गई, उसके बाद क्या चलती है, कैरियोगैमी। क्या चलती है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि यहाँ पर हमारी न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा एक हाइफे है, ये हमारी दूसरी हाइफे, और यहाँ पर इनके न्यूक्लियस भी क्या कर चुके हैं, फ्यूज़ कर चुके हैं, यानी कि क्या हो चुकी है इनके अंदर, अब हमारी इनके अंदर हो चुकी है कैरियोगैमी। और यहाँ पर अभी हम कैसे कंडीशन को देख सकते हैं, 2n कंडीशन को देख सकते हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या बन चुका है, जाइकॉट बन चुका है। जाइकॉट की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जाइकॉट क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ठीक है, तो ये बना दी जाइकॉट ने, क्या बना दी, फ्रूटिंग बॉडी बना दी। मान लो जाइकॉट ने क्या बना दी, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। यहाँ पर हमारे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या हुआ है, यहाँ पर स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या बने हैं, स्पोर। जाइकॉट कैसा था, हमारा डिप्लॉइड था। यहाँ पर क्या चली है, मियोसिस चली है, ताकि हमारे स्पोर बन सके, यानी कि जाइकॉट डिप्लॉइड था, यानी कि स्पोर हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तभी तो हमारा स्पोर जहाँ पर जर्मिनेट करेगा वहाँ पर हमारा एक नए हाइफा बनेगा। उसी हाइफे से क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। फिर वो माइसीलियम आगे जाकर रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। उसी वजह से वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। इसीलिए हमारी स्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, हमारी स्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर हमारी ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो होती है ख़त्म। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ दी फंगी, कि हमारी फंगी जो है वो क्लासीफाई कैसे कैसे है। वो हमारी फाइकोमाइसिटीज़ पर, फाइकोमाइसिटीज़, अस्कोमाइसिटीज़, बसीडोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर क्लासीफाई होती है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि हमारी फंगी जो है वो कौन कौन सी चीज़ों के अंदर, यानी कि क्लासीफाई, और वो रहती कहाँ है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि किसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा चलेगा, डाइकैरियन स्टेज किसके अंदर देखने को मिलेगा, किसका जो फाइफे है वो सिनोसिटिक एसेप्टेड होगा, किसका जो है एसिनोसिटिक और सेप्टेट होगा। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।